सावधान रहें, सतर्क रहें। जुर्म की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि एक पूरे दौर के खौफ का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है गैरी रिडग्वे, जिसे दुनिया ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानती है। यह कहानी अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक और बेरहम सीरियल किलर्स में से एक की है। गैरी रिडग्वे सिर्फ एक कातिल नहीं था, बल्कि एक ऐसा वहशी दरिंदा था जिसने 2 दशकों तक वॉशिंगटन राज्य के सेटल टैकोमा इलाके में दहशत का माहौल बनाए रखा। उसने अपनी हैवानियत से कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए जो आज भी 40 साल बाद भी हरे हैं। ये केस इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे एक आम सा दिखने वाला शख्स जो आपके हमारे बीच ही रहता है, एक खूंखार कातिल हो सकता है। गैरी लियोन रिडग्वे का जन्म 1949 में हुआ था। वह नेवी में नौकरी कर चुका था और वियतनाम युद्ध में भी हिस्सा ले चुका था। बाद में वह एक ट्रक पेंट करने वाली फैक्ट्री में सालों तक काम करता रहा। बाहर से देखने पर वह एक सामान्य शादीशुदा आदमी लगता था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इस आम से चेहरे के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वह उन औरतों और लड़ढकियों को अपना शिकार बनाता था जो समाज की नजरों में कमजोर या हाशिए पर थीं, जैसे कि घर से भागी हुई लड़ाचकियां या सेक्स वर्कर्स। उसका मानना था कि इन लोगों के गायब होने पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, और कई सालों तक उसकी यह सोच सही भी साबित हुई। इस केस की भयावहता सिर्फ हत्याओं की संख्या में नहीं है, बल्कि उस क्रूरता में है जिसके साथ इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। रिडग्वे अपने शिकार को गला घोंट कर मारता था और फिर उनकी लाशों को जंगलों, नदियों या सुनसान जगहों पर फेंक देता था। कई बार तो वह लाशों के पास वापस भी जाता था, जो उसकी विकृत मानसिकता को दिखाता है। दशकों तक पुलिस उसके साये का पीछा करती रही, लेकिन वह हर बार कानून के शिकंजे से बच निकलता रहा। ये केस अमेरिकी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, जिसने जांच के तरीकों और फॉरेंसिक साइंस की सीमाओं को भी परखा। आज 2025 में भी जब गैरी रिडग्वे जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है, यह केस बंद नहीं हुआ है। हाल ही में हुई घटनाओं ने इस पुराने केस की फाइलों को फिर से खोल दिया है और उन परिवारों के जख्मों को फिर से कुरेद दिया है जो आज भी अपने प्रियजनों के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जुर्म कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और उसकी परछाइयां सालों बाद भी समाज का पीछा करती रहती हैं। चलिए इस कहानी की तह में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला ट्रक पेंटर अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया और क्यों आज भी उसकी दहशत कायम है। जुर्म की दस्तक अक्सर वहां होती है जहां किसी को उम्मीद भी नहीं होती। 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में सेटल के पास बहने वाली ग्रीन रिवर के शांत किनारों पर खौफ ने अपना पहला कदम रखा। साल 1982 की गर्मियों में एक के बाद एक कई युवा लड़ढकियों और औरतों के शव इस नदी और उसके आसपास के इलाकों से मिलने लगे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब लाशों के मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि कोई एक ही कातिल इन सब हत्याओं के पीछे है। चूंकि शुरुआती शव ग्रीन रिवर से मिले थे, मीडिया ने इस अनजान कातिल को द ग्रीन रिवर किलर का नाम दे दिया और यह नाम हमेशा के लिए इस केस से जुड़ गया। इन अपराधों की शुरुआत 5 जुलाई 1982 को हुई, जब 16 साल की वेंडी ली कॉफिल्ड गायब हो गई। उसकी लाश कुछ ही दिनों बाद ग्रीन रिवर से बरामद हुई। इसके बाद तो जैसे हत्याओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। अगस्त के महीने में एक के बाद एक 4 और लड़ढकियों के शव नदी और उसके किनारों से मिले। ये सभी लड़ढकियां युवा थीं और उन्हें बेरहमी से गला घोंट कर मारा गया था। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कातिल अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था। वह बहुत चालाकी से अपने शिकार को चुनता, उन्हें मारता और फिर उनकी लाशों को ऐसी जगहों पर फेंकता जहां से उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। यह वह दौर था जब फॉरेंसिक साइंस, खासकर डीएनए तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी। पुलिस के पास उंगलियों के निशान या गवाहों के बयानों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता था। ग्रीन रिवर किलर के मामले में कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आ रहा था। कातिल का खौफ इतना बढ़ गया था कि सेटल टैकोमा के लोग, खासकर महिलाएं,
शाम ढलने के बाद घर से निकलने में डरने लगी थी। पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसका नाम ग्रीन रिवर टास्क फोर्स रखा गया, जिसका एकमात्र मकसद इस कातिल को पकड़ना था। लेकिन कातिल हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था। हत्याओं का यह सिलसिला 1980 के दशक से लेकर 1990 के दशक के अंत तक चलता रहा। हालांकि सबसे ज्यादा हत्याएं 1982 से 1984 के बीच हुई। इस दौरान दर्जनों लड़कियां और औरतें गायब हुईं और पुलिस को शक था कि इन सब के पीछे ग्रीन रिवर किलर का ही हाथ है। कातिल की पहचान एक रहस्य बनी हुई थी और पुलिस के हाथ खाली थे। समाज में गुस्सा और डर दोनों बाँट रहा था। लोगों को लग रहा था कि उनके बीच एक ऐसा शैतान घूम रहा है जिसे पकड़ना नामुमकिन है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक पूरे शहर की बेबसी और लाचारी की कहानी थी जो सालों तक एक अनजान कातिल के साए में जीने को मजबूर था। हर शातिर अपराधी का एक तरीका होता है, एक पैटर्न जो जाने अनजाने उसके जुर्म का सिग्नेचर बन जाता है। ग्रीन रिवर किलर का भी अपना एक खास तरीका था जिसने पुलिस को सालों तक उलझाए रखा। गैरी रिडग्वे उन औरतों को अपना निशाना बनाता था जो उसे आसान शिकार लगती थी। उसकी ज्यादातर शिकार युवा लड़कियां थीं, जिनमें से कई नाबालिग थीं, जो घर से भाग गई थीं या सड़कों पर रह रही थीं। वह अक्सर सिएटल के पास स्टेट रूट 99, जिसे पैसिफिक हाईवे साउथ भी कहा जाता है, के इलाके में अपनी कार में घूमता था। यह इलाका उस समय सेक्स वर्कर्स और ड्रग्स के आदी लोगों के लिए जाना जाता था। रिडग्वे इन्हीं कमजोर और मजबूर लड़कियों को अपनी बातों के जाल में फंसाता था। वह अक्सर उन्हें पैसे, सिगरेट या कहीं छोड़ाने का लालच देकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता था। एक बार जब वे उसकी गाड़ी में आ जाती तो उनका बचना नामुमकिन हो जाता था। रिडग्वे को इंसानों को कंट्रोल करने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराता और फिर बेरहमी से उनका गला घोंट देता था। उसने बाद में यह कबूल किया कि वह गला घोंटने के तरीके को सबसे ज्यादा पर्सनल मानता था, क्योंकि इसमें उसे अपने शिकार पर पूरा नियंत्रण महसूस होता था। यह उसकी विकृत मानसिकता को साफ दिखाता है कि वह हत्या को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपनी ताकत और नियंत्रण का प्रदर्शन मानता था। हत्या करने के बाद रिडग्वे लाशों को ठिकाने लगाने में भी बहुत सावधानी बरतता था। वह अक्सर लाशों को समूहों में फेंकता था, जिन्हें क्लस्टर साइट्स कहा जाता था। वह शवों को जंगलों, नदी के किनारों या सुनसान इलाकों में इस तरह छिपाता था कि वे आसानी से किसी को न मिले। कई बार वह लाशों पर पत्थर या लकड़ियां रख देता था ताकि वे जानवरों से बची रहें। उसकी एक और खौफनाक आदत थी लाशों के पास वापस जाना। वह कुछ दिनों या हफ्तों बाद उसी जगह पर लौटता था जहां उसने लाश को फेंका था। यह उसकी शैतानी फितरत का हिस्सा था, जिससे उसे अपने किए गए जुर्म को फिर से जीने का मौका मिलता था। रिडग्वे के शिकार का पैटर्न इतना साफ था कि पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि वे किसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था कि वह कौन है। उसकी शिकार लगभग हमेशा कमजोर पृष्ठभूमि की महिलाएं होती थीं, जिनके गायब होने की रिपोर्ट भी अक्सर देर से या कभी-कभी तो होती ही नहीं थी। रिडग्वे इसी बात का फायदा उठाता था। उसे लगता था कि समाज इन लड़कियों की परवाह नहीं करता, इसलिए वह उन्हें आसानी से मार सकता है और पकड़ा भी नहीं जाएगा। उसकी यह सोच न केवल गलत थी, बल्कि बेहद खतरनाक भी थी, जिसने उसे सालों तक हत्याएं करने का हौसला दिया और दर्जनों जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब किसी शहर में एक के बाद एक लाशें मिलने लगे, तो पुलिस पर दबाव बढ़ना लाजिमी है। ग्रीन रिवर किलर का मामला किंग काउंटी शेरिफ ऑफिस के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया जिसे सुलझाने में उन्हें लगभग 20 साल लग गए। 1982 में ग्रीन रिवर टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें कई काबिल डिटेक्टिव्स को शामिल किया गया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे डिटेक्टिव डेव राइचर्ड, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस केस को सुलझाने में लगा दिए। जांच की शुरुआत में पुलिस के पास बहुत कम सुराग थे। कातिल बेहद चालाक था और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ रहा था। उस समय की तकनीक भी इतनी विकसित नहीं थी कि हर क्राइम सीन से निर्णायक सबूत मिल सके। टास्क फोर्स ने हजारों सुरागों पर काम किया, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की और कई संदिग्धों की लिस्ट बनाई।
गैरी रिडग्वे का नाम भी 1984 में ही इस लिस्ट में आ गया था, जब उसकी एक जानकार ने पुलिस को उस पर शक होने की सूचना दी थी। पुलिस ने रिडग्वे से पूछताछ भी की और यहाँ तक कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया। वह इतना शातिर और शांत था कि उसने जांचकर्ताओं को यकीन दिला दिया कि उसका इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी, क्योंकि कातिल उनकी गिरफ्त में आकर भी साफ बच निकला था। सालों तक जांच चलती रही, लेकिन कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी। 1980 के दशक के अंत तक हत्याओं की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को लगा कि शायद कातिल रुक गया है या मर गया है। टास्क फोर्स का बजट भी कम कर दिया गया और केस धीरे धीरे एक ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन डिटेक्टिव राइचर्ड और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि कातिल अभी भी बाहर है और वे उसे पकड़ कर ही रहेंगे। उन्होंने केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, हर सबूत और हर फाइल को सहेज कर रखा, इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई नई तकनीक उनकी मदद कर सकेगी। यह इंतजार बहुत लंबा और थका देने वाला था। इस दौरान पुलिस ने कई गलत लोगों को भी संदिग्ध माना, जिससे जांच और भी भटक गई। मीडिया का दबाव और जनता का गुस्सा लगातार बना हुआ था। हर बार जब कोई नई लाश मिलती तो पुलिस की नाकामी पर सवाल उठते थे। यह केस अमेरिकी पुलिस के इतिहास में सबसे लंबे, सबसे महंगे और सबसे निराशाजनक जांचों में से एक बन गया था। पुलिस को यह एहसास हो गया था कि वे किसी आम अपराधी से नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान से लड़ीडीडीएच रहे हैं जो भेस बदलने में माहिर है और जिसे पकड़ना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। उन्हें एक ऐसे चमत्कार की जरूरत थी जो इस केस की दिशा बदल दे। कभी कभी जुर्म की दुनिया के रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए एक अपराधी के दिमाग को समझने की जरूरत पड़ जाती है। जब ग्रीन रिवर किलर की जांच एक अंधे मुद्दा पर पहुंच गई, तो जांचकर्ताओं ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अमेरिका के एक और कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी से मदद मांगने का फैसला किया। अब टेड बंडी उस समय फ्लोरिडा की जेल में अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। उसने 1970 के दशक में कई युवा महिलाओं की बेरहमी से हत्या की थी। जांचकर्ताओं को लगा कि शायद एक सीरियल किलर ही दूसरे सीरियल किलर की मानसिकता को बेहतर समझ सकता है। वर्ष 1984 में ग्रीन रिवर टास्क फोर्स के डिटेक्टिव डेव राइचर्ड और रॉबर्ट केपेल टेड बंडी से मिलने जेल गए। बंडी ने ग्रीन रिवर किलर के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उसने केस की फाइलों का अध्ययन किया और फिर जांचकर्ताओं को कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक सलाह दी जो काफी हैरान करने वाली थी। बंडी ने बताया कि ग्रीन रिवर किलर शायद अपने शिकार की लाशों के पास वापस जाता होगा। उसने कहा, वह अपनी लाशों का मालिक है। बंडी का मानना था कि कातिल को अपने किए गए जुर्म को फिर से महसूस करने और उस पर अपना नियंत्रण जताने की एक अजीब सी इच्छा होती है। बंडी ने पुलिस को यह भी सलाह दी कि वे नई लाशों के मिलने की खबर को कुछ समय के लिए दबा कर रखें और उस जगह पर छिप कर निगरानी करें। उसका तर्क था कि अगर कातिल अपनी ट्रॉफी यानी लाश को देखने वापस आएगा तो उसे रंगे हाथों पकड़ जा सकता है। उसने यह भी अनुमान लगाया कि कातिल शायद हाईवे के पास रहता या काम करता होगा, जिससे उसे अपने शिकार को ढूंढने और लाशों को ठिकाने लगाने में आसानी होती है। बंडी की ये बातें सिर्फ अनुमान नहीं थीं, बल्कि एक सीरियल किलर के दिमाग की गहरी समझ पर आधारित थीं। उसने कातिल के व्यक्तित्व के बारे में भी बताया कि वह बाहर से सामान्य दिखने वाला, लेकिन अंदर से बेहद असुरक्षित और औरतों से नफरत करने वाला इंसान हो सकता है। हालांकि बंडी की मदद से सीधे तौर पर गैरी रिडग्वे की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन उसकी दी गई जानकारियों ने जांचकर्ताओं को कातिल की सोच और उसके तरीकों को समझने में एक नई दिशा दी। बंडी द्वारा बताई गई कई बातें बाद में गैरी रिडग्वे पर बिल्कुल सटीक बैठीं। जैसे रिडग्वे वाकई में अपनी लाशों के पास वापस जाता था और वह हाईवे के बहुत करीब ही रहता और काम करता था। ये एक अजीब विडंबना थी कि एक शैतान जो खुद दर्जनों मौतों का जिम्मेदार था, दूसरे शैतान को पकड़ देने में मदद कर रहा था। ये घटना दिखाती है कि अपराध की गुत्थियां कितनी जटिल हो सकती हैं
और उन्हें सुलझाने के लिए कभी-कभी लीक से हटकर सोचना पड़ दिखता है। हर अपराधी सोचता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि वक्त और विज्ञान कभी किसी का इंतजार नहीं करते। ग्रीन रिवर किलर के केस में भी यही हुआ। सालों तक पुलिस की पकड़ी डीएच से दूर रहने वाला गैरी रिडग्वे आखिरकार विज्ञान के एक छोटे से चमत्कार की वजह से पकड़ा गया। यह चमत्कार था डीएनए तकनीक का विकास। 1980 के दशक में जब यह हत्याएं हो रही थीं, तब डीएनए टेस्टिंग अपनी शुरुआती अवस्था में थी और क्राइम की जांच में इसका इस्तेमाल लगभग न के बराबर होता था। लेकिन पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए हर पीड़िता से जुड़े सबूतों को बहुत संभाल कर रखा था, इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई नई तकनीक उनकी मदद करेगी। साल 2001 में डिटेक्टिव्स ने केस की फाइलों को फिर से खोला। इस बार उनके पास एक नया और शक्तिशाली हथियार था, डीएनए प्रोफाइलिंग। उन्होंने 1987 में गैरी रिडग्वे से लिए गए लार और बालों के नमूनों को फिर से जांच के लिए भेजा। उस समय पुलिस ने ये नमूने सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया के तहत लिए थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ शुरुआती पीड़िताओं के शरीर से मिले सीमेन के नमूनों को भी आधुनिक तकनीक से जांचने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने इन पुराने नमूनों से डीएनए निकाला और उसका मिलान रिडग्वे के डीएनए प्रोफाइल से किया, और फिर वही हुआ जिसका इंतजार जांचकर्ता लगभग 20 सालों से कर रहे थे। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। 3 शुरुआती पीड़िताओं ऑपल मिल्स, मार्शिया चैपमैन और सिंथिया हंट्स के शरीर से मिले डीएनए गैरी रिडग्वे के डीएनए से पूरी तरह मैच हो गए। यह एक ऐसा ठोस सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। 2 दशकों की लंबी और थका देने वाली जांच का अंत अब करीब था। 30 नवंबर 2001 को पुलिस ने गैरी रिडग्वे को उस फैक्ट्री से गिरफ्तार किया जहां वह सालों से ट्रक पेंटर का काम कर रहा था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वह हमेशा की तरह शांत था, जैसे उसे पता हो कि यह दिन कभी न कभी जरूर आएगा। अमेरिका के सबसे बड़े सीरियल किलर का खूनी खेल अब खत्म हो चुका था। रिडग्वे की गिरफ्तारी इस बात का सबूत थी कि जुर्म कितना भी पुराना क्यों न हो, सबूत कभी नहीं मरते। यह उन सभी डिटेक्टिव्स की मेहनत और लगन का नतीजा था जिन्होंने सालों तक इस केस पर काम किया और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। डीएनए तकनीक ने न सिर्फ ग्रीन रिवर किलर को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि दुनिया भर में अनगिनत ठंडे पड़ चुके केसों को सुलझाने के लिए एक नई उम्मीद भी जगाई। यह विज्ञान की जीत थी, न्याय की जीत थी और उन अनगिनत परिवारों के लिए सुकून की एक किरण थी जो सालों से अंधेरे में जी रहे थे। शैतान आखिरकार पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसके गुनाहों की पूरी कहानी अभी सामने आनी बाकी थी। गिरफ्तारी के बाद जब गैरी रिडग्वे से पूछताछ शुरू हुई तो वह पहले तो अपने गुनाहों से साफ इनकार करता रहा। वह वही शांत और बेपरवाह रवैया दिखा रहा था जिसने उसे सालों तक पुलिस को धोखा देने में मदद की थी। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उसके सामने डीएनए सबूत रखे तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वॉशिंगटन राज्य में उस समय गंभीर हत्याओं के लिए मौत की सजा का प्रावधान था और रिडग्वे को पता था कि अगर उस पर दर्जनों हत्याओं का मुकदमा चला तो उसे फांसी होना तय है। इसी डर ने उसे एक ऐसा सौदा करने पर मजबूर किया जो अमेरिकी न्याय के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। किंग काउंटी के प्रोसिक्यूटर नॉर्म मैलिंग एक दुविधा में थे। एक तरफ वे रिडग्वे को उसके की सबसे कड़ी सजा यानी मौत दिलवाना चाहते थे। दूसरी तरफ दर्जनों पीड़िताओं के शव अभी भी लापता थे और उनके परिवार वाले सालों से किसी अपने की बस एक खबर के लिए तरस रहे थे। उन्हें पता था कि अगर रिडग्वे को फांसी हो गई तो इन लापता लड़कियों का रहस्य हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रिडग्वे के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर वह अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लेता है और बाकी बची हुई पीड़िताओं के शवों को ढूंढने में पुलिस की पूरी मदद करता है तो वे उसके लिए मौत की सजा की मांग नहीं करेंगे और उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। रिडग्वे, जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इस सौदे के लिए तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रिडग्वे ने एक एक करके अपने गुनाहों का हिसाब देना शुरू किया।
उसने बिना किसी अफसोस या भावना के शांत और ठंडे लहजे में बताया कि उसने किससे, कब, कहां और कैसे मारा। उसने जांचकर्ताओं को उन जगहों पर ले जाना शुरू किया जहां उसने लाशों को फेंका था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई और पीड़िताओं के कंकाल और अवशेष बरामद किए, जिनमें से कुछ तो 20 साल से लापता थी। यह एक खौफनाक मंजर था, जहां कातिल खुद अपने जुर्म की निशानदेही कर रहा था। नवंबर 2003 में गैरी रिडग्वे ने अदालत में 48 हत्याओं का गुनाह कबूल किया। बाद में एक और हत्या की पुष्टि होने पर यह संख्या 49 हो गई। हालांकि उसने खुद यह दावा किया कि उसने 75 से 85 के बीच हत्याएं की हैं और शायद इससे भी ज्यादा, जिनकी सही संख्या उसे खुद भी याद नहीं है। अदालत में जब उसे सजा सुनाई जा रही थी तो कई पीड़िताओं के परिवार वालों ने उसे संबोधित किया। वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन रिडग्वे पत्थर की मूर्ति बना खड़हा रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। उसे बिना पैरोल की संभावना के 49 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। सौदा हो चुका था, शैतान की जान बच गई थी, लेकिन कई परिवारों का दर्द अभी भी बाकी था। जुर्म की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, खासकर तब जब उनके कुछ पन्ने अभी भी लिखे जाने बाकी हों। गैरी रिडग्वे का केस भी ऐसा ही है। भले ही उसे सजा मिले 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह केस आज भी सुर्खियों में आ जाता है। हाल ही में सितंबर 2024 में इस केस से जुड़ी एक बद्दी और सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने एक बार फिर से पीड़िताओं के परिवारों के जख्मों को हरा कर दिया। 76 साल का हो चुका गैरी रिडग्वे, जो अब जेल में बूढ़ा और बीमार हो रहा है, उसने दावा किया कि उसे कुछ और जगहों के बारे में याद आया है जहां उसने अपनी कुछ और पीड़िताओं के शवों को फेंका था। यह खबर जांचकर्ताओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। रिडग्वे ने कहा कि वह सिर्फ नक्शे पर बताने के बजाय खुद उन जगहों पर जाकर पुलिस की मदद करना चाहता है। इसके बाद किंग काउंटी शेरिफ ऑफिस ने एक बहुत ही गोपनीय ऑपरेशन चलाया। सितंबर 2024 में रिडग्वे को वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंशियरी से निकालकर कुछ दिनों के लिए किंग काउंटी की जेल में लाया गया। इस ट्रांसफर को पूरी तरह से गुप्त रखा गया ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो और जांच प्रभावित न हो। पुलिस की टीमें रिडग्वे को लेकर सेटल के दक्षिण में स्थित कुछ जंगली इलाकों में गईं, जहां रिडग्वे ने शवों को छिपाने का दावा किया था। कई दिनों तक चले इस तलाशी अभियान में कैडेवर डॉग्स यानी शव खोजने वाले कुत्ते और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने उन सभी जगहों की बारीकी से छानबीन की जिनकी निशानदेही रिडग्वे ने की थी। पीड़िताओं के परिवारों की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद इतने सालों के इंतजार के बाद उन्हें अपने प्रियजनों के बारे में कोई खबर मिलेगी और वे उनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। लेकिन कई दिनों की कड़ी मशक्कत और खुदाई के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। कोई भी नया अवशेष या सबूत नहीं मिला। ये तलाशी अभियान पूरी तरह से विफल रहा। जांचकर्ताओं का मानना है कि रिडग्वे शायद एक बार फिर से कानून और समाज के साथ अपना पुराना दिमागी खेल खेल रहा था। वह अपनी घटती हुई शोहरत और नियंत्रण को फिर से महसूस करना चाहता था, इसलिए उसने यह झूठी कहानी गढ़ी। वह जानता था कि इस खबर से उसे फिर से मीडिया में जगह मिलेगी और वह कुछ दिनों के लिए जेल की चारदीवारी से बाहर आ सकेगा। सितंबर 2024 में हुए इस ऑपरेशन की जानकारी मार्च 2025 में सार्वजनिक की गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गैरी रिडग्वे एक शातिर और मैनिपुलेटिव इंसान है, जिसे दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ती का। यह उन परिवारों के लिए एक और भावनात्मक चोट थी जिन्हें एक बार फिर झूठी उम्मीद देकर निराश किया गया। सालों बीत जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। ग्रीन रिवर किलर का केस भी एक ऐसा ही नासूर है जो आज भी अमेरिकी समाज को सालता है। भले ही गैरी रिडग्वे जेल में है, लेकिन इस केस से जुड़े कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल है पीड़िताओं की सही संख्या का। रिडग्वे को 49 हत्याओं के लिए सजा हुई है, लेकिन उसने खुद 75 से 85 हत्याएं करने की बात कबूली है। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि यह संख्या 100 के पार भी हो सकती है। इसका मतलब है
कि आज भी दर्जनों ऐसी लड़कियां और औरतें हैं जिनके कातिल का नाम तो पता है, लेकिन उनकी कहानी और उनका अंजाम एक रहस्य है। उनके परिवार आज भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद कभी उन्हें अपने प्रियजनों के अवशेष मिल जाएं। ये केस हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान इतने सालों तक बिना किसी की नजर में आए इतने घिनौने अपराध करता रहा। रिडगवे एक आम आदमी का मुखौटा पहने हुए था। वह काम पर जाता था, चर्च जाता था और उसकी 3 बार शादी भी हुई थी। कोई भी उस पर शक नहीं कर पाया। यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि बुराई का कोई चेहरा नहीं होता। वह हमारे बीच, हमारे पार्डिडेड हाउस में एक सामान्य इंसान के रूप में भी मौजूद हो सकती है। रिडगवे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन लोगों के प्रति जो समाज में सबसे कमजोर हैं। इस केस का एक और दर्दनाक पहलू है पीड़िताओं के परिवारों का अंतहीन दर्द। हर बार जब यह केस खबरों में आता है, चाहे वह किसी नई पीड़िता की पहचान के रूप में हो, जैसे दिसंबर 2023 में लोरी एन राइजपोर्टनिक की हुई, या 2024 के असफल तलाशी अभियान के कारण इन परिवारों के पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उनके लिए यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हर एक लापता पीड़िता का पता नहीं चल जाता, तब तक उनके लिए न्याय अधूरा है। किंग काउंटी के अधिकारी भी इस बात को समझते हैं और वे आज भी इस केस से जुड़ी हर नई जानकारी पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इन परिवारों को कुछ हद तक शांति मिल सके। आज ग्रीन रिवर किलर का केस सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं है, बल्कि यह पॉप कल्चर का भी हिस्सा बन चुका है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, जैसे 2025 की हुलू डॉक्यूमेंट्री टेड बंडी डायलॉग विद द डेविल, जिसमें बंडी के इस केस में दखल को दिखाया गया है। यह केस हमें बार बार याद दिलाता है कि इंसानियत कितनी गिर सकती है और न्याय की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है। गैरी रिडगवे शायद जेल में मर जाएगा, लेकिन उसकी दहशत और उसके अनसुलझे अपराधों की कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी, हमें यह याद दिलाने के लिए कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।